राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या विकसित भारत मोहिमेअंतर्गत युवा कनेक्ट कार्यक्रमाचं आज पुण्यात आयोजन करण्यात आलं होतं. शिवाजीनगर येथील मॉडर्न महाविद्यालयात केंद्रीय युवक आणि क्रीडा मंत्रालयातर्फे विकसित भारत अभियानाअंतर्गत हा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर गजानन एकबोटे, प्राध्यापक ज्योत्स्ना एकबोटे, प्राध्यापक श्यामकांत देशमुख आणि प्राध्यापक निवेदिता एकबोटे यांच्यासह अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू यांनी यावेळी राजकारण, क्रीडा, अर्थव्यवस्था याविषयी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. So my question to you was since the turn of this decade, we have noticed that there have been advancements and developments in the fields of artificial intelligence and automation. So how are we as a nation ready to counter these problems in the fields of energy as well as engineering? See, you all know this STEM sector, science, technology, engineering, medical. This is the key to drive any society globally. So which country can give how much emphasis on this section will define the growth of your nation. Now, artificial intelligence is shaping the whole society. And today I'm talking to you here in the year 2024. And I know very well, within next 7 to 8 years' time, the whole thing, the way we perceive the society itself will be changed. That is, what are the factors which define this nation or define our nation as a Vikasit or developed country? See, when you say Viksit Bharat, a developed nation, it is from the Atmanirbharta. So we also started with Atmanirbhar Bharat, self-reliant, self-sufficient. So this Atmanirbhar Bharat will lead to Viksit Bharat. The parameters are in different forms. But when we say Viksit Bharat, if you go technically, say a country per capita income must be around 12,500, defined by the World Bank to be called as a middle income country. If you earn more than $16,000 per capita income, you will be considered as a developed nation. These are the parameters by different yardsticks. But actual parameter is, as I said, the Atmanirbhar Bharat. When you become self-reliant, self-sufficient, you stand on your own feet, you're not dependent on any other nation, you lead the world in all the fields. That is the real sense of Viksit Bharat. दरम्यान किरेन रिजिजू यांनी 2047 मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठीच्या कामी सक्रिय सहभागी होण्याचं आवाहन देखील विद्यार्थ्यांना केलं. विकसित भारतासाठी तरुणांनी जे योग्य आहे ते करावं, तसेच तरुणांना निवडणुकीच्या राजकारणात उतरायचं असल्यास त्यांचं स्वागत आहे असा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ लोगों में जान है और विकसित भारत कार्यक्रम लेकर के यहाँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी का इस इंजीनियरिंग कॉलेज में आना और यहाँ के बच्चों से बात करना ये अलग ही मज़ा है. क्योंकि विकसित भारत में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जो लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोग बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, जो लोग साइंस का अलग अलग स्ट्रीम में लोग पढ़ रहे हैं, उनको विकसित भारत के जर्नी में जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है. मैं पुणे जब भी आता हूँ, अलग अलग कार्यक्रम से आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ मुझे बहुत एक नेचुरल कनेक्ट फील होता है. बहुत अच्छे लोग हैं और कॉलेज के स्टूडेंट से मिलना तो और भी बहुत खुशी की बात है. सर, एक सवाल वक्फ अमेंडमेंट बिल्स को लेकर है. कितने रिकमेंडेशंस आए हैं? रिकमेंडेशंस देखिए, ये दुनिया में पहला रिकॉर्ड बनाया है. कभी भी किसी भी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने में करोड़ों के नंबर में लोगों का रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये कोई सोचा नहीं है. कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाता है, हम लोग एक समय में पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर 1000 कोई रिकमेंडेशन आ गया या रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो भी हम लोग सोचते थे कि 1000 आ गया, अभी 1 करोड़ पार हो गया. मेरे ख्याल से वक्फ अमेंडमेंट बिल हमने जो पेश किया है, जिसको हमने
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफ़र किया है। वो लोगों का स्क्रूटनी के लिए, लोगों का विचार को लेने के लिए, लोगों का सुझाव को लेने के लिए बनाया है। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूँ कि प्रोपोगेंडा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो अच्छा सोच के साथ हमने पार्लियामेंट में पेश किया, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा है, उसको गलत तरीके से पेश नहीं होना चाहिए। कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस प्रोपोगेंडा हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन को छीन करके सरकार रखना चाहता है। इस तरह का झूठे बातें करके कुछ प्रोपोगेंडा जो कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। और पार्लियामेंट्री कमेटी में जो रिपोर्ट आए हैं मैंने अभी देखा नहीं है, मैं बाद में चेयरमैन से पूछ लूँगा, लेकिन सही कमेटी का सामने जो भी आया है उसको आकलन करें। ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट कर ही दिया है आपको। ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज़ मेरे पास में आया, सबने सपोर्ट किया है। वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट होना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, मुसलमानों का काम के लिए ही इस्तेमाल होगा। कोई हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख मुसलमानों का ज़मीन छीनने नहीं जा रहा है। ये मुसलमानों के नाम में और मुसलमान समुदाय में वक्फ प्रॉपर्टी का जो बेइस्तेमाल हो रहा है या गैर तरीके से, गैर कानूनी से कब्जा करके रखा है या मिस मैनेजमेंट हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए ये बिल लाया है। सर, मेरा एक राजनीति से जुड़ा सवाल है। आप क्योंकि अब दिल्ली में रहते हैं, आज सीएम ने पदभार संभाला, एक बड़ी विचित्र तस्वीर वहाँ से आई है कि पास में एक खाली सीट भी रखी हुई है। आतिशी मारलेना जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कल शपथ ली और आज पदभार संभाला। एक खाली सीट के साथ में अब वो तस्वीर वहाँ ऑफिस में दिख रहा है। ना, वो रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर हो या खाली कुर्सी रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को फंक्शनिंग करने से रोक दिया ना, कि वो फाइल साइन नहीं कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है? आप चीफ मिनिस्टर का कोई कुर्सी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपका काम कर ही नहीं सकते हैं। तो 2 महीना हो, 4 महीना हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव आने वाले हैं, हम लोग इतना बड़ा काम देश के लिए कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग बीजेपी सरकार को समझते हैं, देख चुका है हमारा काम। अब यहाँ हमारा कोalition गवर्नमेंट है, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के, और इस सरकार जो अभी चल रहा है उसको समर्थन जरूर करेंगे। लोग जाति का नाम से विभाजित करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है समाज के लिए।